दोस्तों, कई लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि डीमन हंटर, लेजेंड ऑफ ज़ैनो और बिग ब्रदर जैसी यूको की जबरदस्त सीरीज का एक्सप्लेनेशन मैं क्यों नहीं कर रही। तो मैं आज आपको सच बताती हूँ। दोस्तों, यूको अब अपनी सीरीज किसी को एक्सप्लेन करने की इजाजत ही नहीं दे रहा। हर सीरीज पर लगातार कॉपीराइट स्ट्राइक्स और ब्लॉक्स मिल रहे हैं। सिर्फ पिछले महीने हमें 20 से भी ज्यादा स्ट्राइक्स और 400 से ज्यादा क्लेम्स मिले हैं। ये इतना ज्यादा सीरियस था कि हमारे अली एक्सप्लेन्स और अली एक्सप्लेन्स मैक्स से दोनों चैनल्स डिलीट होने वाले थे। लेकिन यूट्यूब से एक क्रिटिकल बातचीत के बाद हमने अपने चैनल्स को मुश्किल से बचा लिया। इसीलिए जब तक यूको का सिस्टम ठीक नहीं होता, हम अपने मेन चैनल्स पर ये सीरीज अपलोड नहीं कर सकते, वरना चैनल तुरंत ही डिलीट हो जाएगा। और दोस्तों, ये बात मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर की थी, जहां आप सब ने मुझे जबरदस्त सपोर्ट दिया। इसी सपोर्ट की वजह से आपकी पब्लिक डिमांड पर हमने डिसाइड किया है कि अब इन सीरीज का एक्सप्लेनेशन हम एक छोटे चैनल पर कंटिन्यू करेंगे। शायद वहाँ पर व्यूज कम हो, लेकिन मेहनत वही होगी, या शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक्चुअली एक प्रॉमिस चाहिए आप सबसे। हर वीडियो को कंप्लीट देखो, लाइक करो और एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ो, चाहे हाई लिखो या सिर्फ एक इमोजी ही क्यों ना हो, क्योंकि आपका यही सपोर्ट मुझे हिम्मत देगा इस मुश्किल वक्त में भी इन सीरीज को कंटिन्यू रखने की। तो अब इस एपिसोड को एंजॉय करो, और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं ऑलरेडी अपने नए चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वह जाके वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स कीप दिस स्टोरीज अलाइव टुगेदर। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन अपने डाओ फॉर्म जिंगचेन को अवेकन करने के लिए एक मिस्टीरियस रेल्म में पहुंच गया, जहां पर यूशिन को कुछ फ्यूचर से रिलेटेड विजन्स नजर आने लगे। फ्यूचर में उसे डीमन गॉड का मुकाबला करना है। साथ ही यूशिन को खबर मिली कि मून पैलेस पर ब्लडथर्स्टी पैलेस ने अटैक किया, इसलिए यूशिन अपने दोस्तों के साथ वहां पर पहुंच गया था। मगर मून पैलेस में तो एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, तो यूशिन को वहां पर कुछ गड़बड़ी महसूस होने लगी, और उतने में वहाँ एक हिडन फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर यूशिन को किसी और जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम यूशिन को देख पाते हैं, जो कि मून पैलेस के फॉर्मेशन में ट्रैप होकर सीधे टाइको स्पेस में पहुंच चुका था। अब वो इस जगह के बारे में कुछ समझ पाई, इससे पहले यूशिन के पास फ्लाइंग थंडर स्वॉर्ड टेक्निक पहुंच गई। यूशिन तो इसे देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था कि आखिर ये क्या चीज है, मगर उतने में उसमें से एक बंदा बाहर आकर यूशिन के कंधे पर क्लोज अटैक कर देता है। तो यूशिन जल्दी से वहाँ से छलांग लगाते हुए दूर हट गया, मगर उस अटैक की वजह से उसके पूरे हाथ से ब्लैक स्मोक रिलीज हो रहा था, और फिर देखते ही देखते यूशिन का हाथ उसी के सामने गायब हो गया। उसे तो ब्लड पैलेस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ब्लड पैलेस हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा है। यूशिन कहता है कि उन लोगों ने तो इस बार हद पार कर दी, उन्होंने मेरे साथ निपटने के लिए खुद गॉड किंग को भी समन कर लिया। मानना पड़ेगा, वो लोग मुझसे हद से ज्यादा नफरत करते हैं। जिसके बाद यूशिन अपने डिवाइन पावर का यूज करते हुए अपने हाथ को दोबारा से जोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो हाथ तो जुड़ने की जगह और ज्यादा ब्रेक होते जा रहा था। यूशिन को तो समझ नहीं आ रहा था कि उसकी एंशिएंट सीक्रेट बॉडी आखिर रिपेयर क्यों नहीं हो रही। तब तक गॉड किंग उसके करीब आकर उसकी गर्दन पर वार करने लगा, लेकिन यूशिन ने समय रहते बेंड होकर खुद को बचा लिया था। जिसके बाद वो भी अपनी हेवनली सोर्ड को समन करते हुए गॉड किंग पर हमला कर उसे दूर पुश कर चुका था। जिसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे पर हमले कर दिए। इनके दरमियान एक जबरदस्त क्लैश हो रहा था, जिसके चलते वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है। मगर इसमें गॉड किंग यूशिन पर भारी पड़ते हुए उसे नीचे की तरफ पुश कर देता है। इधर यूशिन तो घायल हालत में वहाँ मौजूद एक के बाद एक माउंटेन्स पर पटकते हुए नीचे गिरने लगा, जो देखकर गॉड किंग भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है। दरअसल इस बंदे के पास ऐसी पावर थी जो किसी भी इमॉर्टल को घुटनों पर लाके रख दे। साथ ही उसने इसी पावर के दम पर यूशिन को इस तरह से घायल किया कि उसके हाथ पांव अपने आप ब्रेक होते गए। वो तो बस एक लाचार अपाहिज बनकर नीचे पटक चुका था। साथ ही उसकी रिमेनिंग बॉडी से भी वही ब्लैक ऑरा रिलीज होने लगी थी। तब तक गॉड किंग ने अपने एक और पावर को एक्टिवेट कर दिया, जिसे एनहिलेशन ट्रू मंत्रा भी कहा जाता था। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर कई सारे ब्लैक मंत्रास रिलीज होते हुए यूशिन की बॉडी में समाने लगे। जिसके बाद हमें हेवन पैलेस का सीन दिखाया जाता है। ये यूशिन का वही हेवनली कोर्ट है जिसे उसने 3 सालों पहले एस्टेब्लिश किया था। इस वक्त हेवनली कोर्ट में काफी ज्यादा चहल पहल थी। उतने में ही वो लोग देख पाते हैं कि यूशिन अपनी आर्मी के साथ वहाँ पर पहुंच चुका है, मगर उसके वहाँ आते ही वो अचानक से और ज्यादा घायल हो गया। जिंगचिन भी ये देखकर थोड़ा
थोड़ा सा परेशान था और उतने में उसकी नजर पड़ी एक बहुत बड़ी आर्मी पर, जो कि यूशिन का पीछा करते हुए हेवनली कोर्ट की तरफ आगे बढ़ रही थी। तो जिंगचन ने जल्दी से अपने सिपाहियों को सिटी गेट को गार्ड करने की ऑर्डर दे दी। उन लोगों को बता रहा था कि जल्द से जल्द बैटल के लिए तैयार हो जाओ और पहले इस मेन गेट को ओपन करो, हमें होली लॉर्ड को अंदर ले जाना होगा। तो वहाँ तैनात सिपाही तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए बैरियर को हटाने लगे, मगर तभी हेवनली कोर्ट के एक एल्डर उन्हें रुकने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि उन्हें इन लोगों पर शक हो रहा था। वो कहते हैं कि हमें जो कुछ भी करना है वो केयरफुल रह के करना होगा। पहले तो उन लोगों को बैरियर पर लगे हुए वेरिफिकेशन गेट से दाखिल होने दो, ताकि हम इन लोगों की पहचान करा पाए। तो वहाँ मौजूद वेरिफिकेशन एनर्जी अपने आप ही एक्टिवेट हो गई। वो बंदा यूशिन से कह रहा था कि प्लीज इसमें से आगे एंटर कीजिए। तो यूशिन भी वहाँ जाकर खुद को वेरीफाई करने लगा और उसने इस वेरिफिकेशन को पास कर लिया था, जिससे उस एल्डर को कंफर्म हो गया कि यही उसके होली लॉर्ड यूशिन है। तो उसने तुरंत ही यूशिन से माफी मांग ली। वो कह रहा था कि होली लॉर्ड प्लीज मेरे इस रूड बिहेवियर को माफ कर दीजिए, ये तो बस मैंने हमारे सदर्न डाचू रीजन की सेफ्टी के लिए किया था, ताकि कोई बहरूपिया हमारे यहाँ पर घुसने न पाए। जिस पर यूशिन कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, सतर्क रहना ही हमारी पहली प्रायोरिटी है। फिलहाल तो ब्लड हॉल की आर्मी हम पर अटैक करने के लिए आ चुकी है, तो हमने उन पर ही ध्यान देना चाहिए। हमारी डिफेंस अब क्रिटिकल सिचुएशन में होगी, तो इस बार हम कोई गलती नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी एक गलती भी हम पर भारी पड़ सकती है। पहला तो तुम लोग हमारे दो स्टार मून पैलेस को यहाँ पर सेटल कर दो और मैं खुद होकर सिटी वॉल को इंस्पेक्ट करूंगा। अब हेवनली कोर्ट के सिपाहियों के वहाँ से जाते यूशिन ने अपने साथ लाए हुए लोगों को पैलेस को घेरने का ऑर्डर दे दिया। पैलेस के एक चेम्बर में बहुत बड़ा एनर्जी क्रिस्टल रखा गया था, जिसे एक बंदा हैंडल करने में बिजी है, मगर उसी वक्त ब्लड पैलेस की सिपाही ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने देखते ही देखते हेवनली कोर्ट के कई सारे सिपाहियों को घायल कर दिया था, जिसके चलते हेवनली पैलेस की डिफेंस सिस्टम अब पूरी तरह से ब्लड पैलेस के हाथ में आ चुकी थी। अब वो लोग जब चाहे तब वहाँ की बैरियर को हटा सकते थे। इसलिए सबसे पहला तो उन लोगों ने हेवन पैलेस पर लगा हुआ डिफेंस बैरियर नाकाम कर दिया। ऐसी हालत में दुश्मन आसानी से पैलेस में घुस सकते थे। वहीं पर हम ब्लड किंग को भी देख पाते, जो चुपके से ये सब देख रही थी। वो कह रही थी मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यहाँ की वेरिफिकेशन बैरियर को भी उल्लू बना देगी। वहाँ मौजूद पावर तो बिल्कुल भी तुम्हें पहचान नहीं पाई। दरअसल यूशिन के फॉर्म में ब्लड पैलेस का लीडर हेवन पैलेस में घुस चुका था। वो अब अपने असली फॉर्म में आकर ब्लड किंग को बताता है कि यूशिन का फॉर्म लेना काफी ज्यादा मुश्किल था। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें एक रिफ्लेक्शन मिरर की जरूरत थी, तो हमने अपने कई सारे हेवन रॉयल्म के आर्टिफैक्ट का यूज करके रिफ्लेक्शन मिरर को फोर्ज किया। इस मिरर का यूज करते हुए अगर हम किसी को भी रिफ्लेक्ट करें तो हम उनके एग्जैक्ट फिजिकल अपीयरेंस को कॉपी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस मिरर के जरिए उस पर्सन की स्पिरिचुअल ऑरा और कल्टीवेशन लेवल को भी परफेक्टली कॉपी किया जा सकता। वैसे तो ये मिरर काफी ज्यादा कमाल का है, मगर इसमें बस एक कमी थी, ये चाहे किसी की भी कॉपी क्यों ना कर ले, उनकी कल्टीवेशन टेक्निक को कॉपी नहीं कर सकता। तब तक वहाँ पर एक और किंग पहुँच गया। वो ब्लड हॉल के लीडर से कह रहा था कि चाहे ये मिरर कितना भी स्पेशल क्यों ना हो, ये मेरी नजरों में तो बस एक फैंटेसी है। ये दिखता तो कमाल, मगर असल में ये यूजलेस है। अगर ये लोगों की टेक्निक को कॉपी कर सकता तो शायद बात कुछ अलग होती। वहीं पर हम 8 किंग्स की आर्मी को भी देख पाते, जो कि हेवनली कोर्ट में घुस चुकी है। अब ब्लड हॉल का लीडर सभी लोगों को एड्रेस करने लगा। वो सबको बता रहा था कि हेवनली कोर्ट पर अटैक करने की इतनी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा से नहीं मिलने वाली। आज हमने उनके बैरियर को क्रॉस करके हम उनके घर में घुस चुके हैं, तो अब सक्सेस और फेलियर इसी बैटल पर निर्भर करेंगे। और यकीन मानो, इससे अच्छा सुनहरा मौका हमें फिर कभी नहीं मिलने वाला, इसलिए अपनी पूरी जान झोंक दो। साथ ही उसकी आर्मी भी एकदम जोश में आकर कहने लगी कि जब तक हम हेवनली कोर्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करते हम घर वापस नहीं जाएंगे। और फिर इसी के साथ ब्लड पैलेस के लीडर ने तुरंत ही अपनी आर्मी को हेवनली पैलेस पर अटैक करने का हुक्म दे दिया। उन लोगों की इवल ऑरा उस पूरी जगह पर फैल गई थी, जो देख हेवनली पैलेस के लोग भी हमले के लिए तैयार हो गए। ब्लड पैलेस का लीडर अपनी आर्मी को बता रहा था कि हेवनली कोर्ट का एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचना चाहिए, सबको खत्म करके अपने ब्लड पैलेस की ताकत को इस दुनिया को दिखा दो। पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए कि हम कितने ज्यादा पावरफुल है। मगर ब्लड पैलेस के लोग हमला कर पाए इससे पहले उन पर थंडर स्ट्राइक हो गई। साथ ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन भी सेटअप हुआ था, जो कि उन लोगों पर थंडर से अटैक करना शुरू कर देता है। ये सब देखकर तो सोल डिवाउरिंग किंग काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कह रहा था कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा गेम खेला गया है। हमें उन लोगों ने जानबूझकर वेरिफिकेशन गेट से एंट्री दे दी ताकि हम उनके जाल में फंस जाए। दरअसल उन लोगों ने यहाँ पर एक हेवन ड्राइविंग 10,000 थंडर फॉर्मेशन सेटअप कर दिया, तो हमें इसे संभाल कर रहना होगा, वरना हमारी आर्मी यहीं
पर खत्म हो जाएगी। वेल, इन लोगों को समझ आ चुका था कि हेवनली कोर्ट की आर्मी इनके वेलकम के लिए ऑलरेडी तैयार बैठी थी। वहीं पर ब्लड पैलेस के लीडर के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वहीं दूसरी तरफ शुई अपने साथियों के साथ दुश्मन को मरता हुआ देखने लगी। तब तक बैरियर का सुपरवाइजर आके उसे ग्रीट करता है। वो उसे बताने लगा कि नॉर्दर्न डाचू रीजन की अलायंस फैमिलीज हमने सेटअप किए फॉर्मेशन में फंस चुकी है। उनमें से कई लोग ऑलरेडी थंडर स्ट्राइक की वजह से मारे गए और अब यहाँ से हमें थोड़े टाइम पहले की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर यूशियन ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि स्टारमून पैलेस पर जो ब्लड पैलेस ने अटैक किया है वो उनकी एक कंस्पायरेसी हो सकती। दरअसल वो बस स्टारमून पैलेस पर अटैक करने का नाटक कर रहे हैं, जबकि उनका रियल टारगेट तो हमारा हेवनली कोर्ट होगा। इसलिए हमें पहले ही उन पर अटैक करने के लिए तैयार रहना होगा। अगर वो लोग ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करके हमारे हेवनली कोर्ट में घुस भी गए तो भी हम उनका मुकाबला कर पाएंगे। हमें तो बस पैलेस में सब कुछ नॉर्मल दिखाना होगा ताकि उन्हें हम पर शक न हो। फिर जब वो हमारे कोर्ट में एंटर करेंगे तब हम आसानी के साथ बाजी पलट कर रख सकते। हम उन पर थंडर फॉर्मेशन के जरिए जबरदस्त अटैक कर सकते हैं। तो यूशिन के प्लान में शुई भी पूरी तरह से अग्री हो गई। तो यूशिन के कहने पर ही वहाँ पर 10,000 थंडर फॉर्मेशन को सेटअप किया गया था। साथ ही यूशिन कह रहा था कि अब 6 व्हील इमॉर्टल आई को वापस से हासिल करने का वक्त आ चुका है। उस इमॉर्टल आई के बिना तो मुझे मेरी बॉडी अधूरी सी महसूस होती है, लेकिन ये सब हमें जल्द से जल्द करना होगा और उस टेम्पल में पर्सनली जाकर उस आई को रिट्रीव करने के लिए मेरे पास उतना वक्त नहीं है। इसलिए अब मुझे खुद ही उस 6 व्हील इमॉर्टल आई को यहाँ पर समन करने की कोशिश करनी होगी। जिसके बाद यूशिन अपनी डिवाइन पावर्स को रिलीज करते हुए उस इमॉर्टल आई को अपनी तरफ बुलाने लगा। साथ ही साथ हमें नॉर्दर्न डाचू रीजन में मौजूद वही टेम्पल दिखाया गया जहाँ पर शुयांग की स्टैच्यू बनी हुई थी। दरअसल इस टाउन के लोग शुयांग की एक इमॉर्टल गॉडेस बोलकर उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि शुयांग ने यहाँ के कई सारे लोगों की जान बचाई थी। और फिर जब यूशिन ने इस टेम्पल को विजिट किया तब उसने अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई को इस स्टैच्यू में छुपा दिया था। तो अब यूशिन के समन करते ही वो इमॉर्टल आई खुद होकर उस स्टैच्यू से बाहर आ गई। उसे बस अब यूशिन के पास पहुँचना है, मगर उससे पहले यूशिन वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुका था। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर शुई ब्लड पैलेस के लीडर से कहने लगी कि हमारे होली मास्टर ने तुम्हारे प्लान को पहले ही प्रेडिक्ट किया था, इसीलिए तो हम पूरी तैयारी के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब तुम लोगों के पास बस एक ही ऑप्शन है, जल्दी से हमारे सामने सरेंडर कर दो। जिस पर ब्लड पैलेस का लीडर हंसते हुए कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है बस तुम लोग ही ये सारे कैलकुलेशंस लगा सकते हो। जैसे तुम्हारे होली लॉर्ड ने हमारे लिए सारी प्री प्लानिंग की थी, वैसे ही हमने भी उसके लिए एक जाल बिछा के रखा था। हमने उसे एक हिडन फॉर्मेशन की मदद से एक दूर दराज के इलाके में टेलीपोर्ट कर दिया। वहाँ पर तुम्हारा होली लॉर्ड तो ऑलरेडी गॉड किंग ने सेटअप किए जाल में पूरी तरह से ट्रैप हो चुका होगा और अब वो कैद होकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। और तुम लोग चाहकर भी उसे बचा नहीं सकते, क्योंकि तुम तो मेरा शिकार बनने वाले हो। साथ ही ब्लड किंग भी हंसते हुए बताने लगी कि ये मत समझना तुम्हारा ये थंडर फॉर्मेशन हमें ट्रैप कर सकता है। शायद तुम लोगों ने हम 8 किंग्स को कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया, मगर कोई नहीं, आज तुम सभी लोग हमारी 8 किंग की पावर को विटनेस करोगे। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी की मदद से उस 10,000 थंडर फॉर्मेशन पर हमला करने लगी, जिसमें दूसरे लोग भी ब्लड किंग का साथ देने लगे। वो सब मिलकर उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए थे और जो ब्लड पैलेस के सिपाही फॉर्मेशन से बाहर थे उन्होंने हेवनली पैलेस पर अटैक करना शुरू कर दिए। वहीं पर जिंगचेन भी अपने सामने आने वाले हर एक दुश्मन को मौत के घाट उतारते जा रहा था। और तभी एक बंदा वहाँ आकर उसे खबर देता है कि होली लॉर्ड के साथ जो लोग भी मून पैलेस गए थे वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला, क्योंकि ब्लड थर्स्टी हॉल के लोगों ने मून पैलेस के सभी डिसाइपल और एल्डर को अंडरग्राउंड में मौजूद आइस पैलेस में ट्रैप कर दिया है। उनकी स्पिरिचुअल पावर को भी पूरी तरह से सील्ड करवा दिया गया ताकि वो कोई भी उन पर हमला ना कर पाए। मगर अच्छी बात तो ये है कि स्टारमून पैलेस के लोगों पर कोई खतरनाक अटैक नहीं हुए थे, इसलिए हमें बस जल्द से जल्द उन्हें आजाद करना होगा। मगर जिंगचेन को पता था कि ये बैटल तब तक जीती नहीं जा सकती जब तक कि यूशिन यहाँ पर मौजूद ना हो। तो जिंगचेन मून फेरी से कहने लगा कि तुम फिलहाल के लिए यहाँ के दुश्मनों को हैंडल करो, मुझे सबसे पहले जाकर हमारे होली लॉर्ड यूशिन को बचाना होगा। जिसके बाद वो वहाँ की फ्लोर पर टच करता है। ये वही जगह थी जहाँ से यूशिन टेलीपोर्ट हुआ। तब जिंगचेन अपनी पावर का यूज करते हुए उस लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करने लगता है और थोड़ी देर में उसे वो लोकेशन मिल भी गया। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि गॉड किंग यूशिन पर पूरी तरह से डोमिनेट करने लगा था और यूशिन चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि गॉड किंग ने जिस डिस्ट्रॉइंग टेक्निक का यूज यूशिन के खिलाफ किया था उसे यूशिन की एंशिएंट सीक्रेट बॉडी बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। साथ ही यूशिन अब अपने वेपन का भी यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो लाचार होकर बस वही
वहीं पर पड़ा हुआ था। मगर तभी वो देखता है कि उसकी 6 व्हील इमॉर्टल आई उसके पास वापस आ चुकी है। यूशिन की बॉडी में इसी आई की कमी थी, मगर अब उस व्हील ने उसे कंप्लीट कर दिया। साथ ही उसकी डिवाइन पावर का यूज करते हुए यूशिन ने वहाँ पर 6 व्हील इमॉर्टल बर्थ टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। दरअसल ये टेक्निक रीजनरेशन के लिए काम आती थी, जिसके चलते यूशिन के सारे बॉडी पार्ट्स दोबारा से रिकवर्ड हो गए और अब फाइनली यूशिन उस सिचुएशन में आ चुका था जहाँ पर वो गॉड किंग की ऐसी की तैसी कर दे। वहीं पर गॉड किंग भी थोड़ा सा सरप्राइज होकर यूशिन को तगड़ी टक्कर देने के लिए तैयार था। अब यूशिन ने खुद को हील करने के साथ ही वहाँ पर स्टारफॉल ब्लैक टॉर्टोइज को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते वहाँ पर गैलेक्सी के कई सारे सितारों की पावर्स जमा होने लगी और फिर उन्हीं को कंबाइन करते हुए एक टॉर्टोइज क्रिएट हो गया। दरअसल इस टॉर्टोइज में डिफेंस और स्ट्राइक ऐसी दोनों भी एबिलिटीज थी। तो अब उसी पावर का यूज करते हुए यूशिन गॉड किंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि अभी तक तो बस तुम ही मुझ पर हमले किए जा रहे थे, मगर अब अटैक करने की बारी मेरी है, तो चलो फिर मेरे काउंटर अटैक के लिए तैयार हो जाओ। ये सब देखकर गॉड किंग भी थोड़ा सा परेशान हो गया था। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि यूशिन ने इतनी जल्दी खुद को रिकवर कैसे कर लिया। तब तक यूशिन अपनी हेवनली ड्रैगन सोर्ड को समन करते हुए उसके पीछे आ चुका। साथ ही साथ उसने वहाँ पर ग्रेट वॉइड 9 वेस्ट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए 9 ड्रैगन्स को भी समन कर लिया, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ गॉड किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जो देख गॉड किंग भी थोड़ा सा पैनिक हो गया। अब उसने एनिहिलेशन डेथ डायनेस्टी को एक्टिवेट कर उन ड्रैगन्स पर दे मारा। गॉड किंग की डेथ डायनेस्टी के अंदर काफी सारी मिस्टीरियस पावर थी, तो जैसे ही वो डायनेस्टी और ड्रैगन्स में टकराव हुआ वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। उस एक ही क्लैश में यूशिन के ड्रैगन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए, जो देखते ही यूशिन भी थोड़ा सा सरप्राइज था कि उसके 9 ड्रैगन्स इस मूव के सामने इतनी आसानी से फेल कैसे हो गए। और फिर यूशिन को पता चला कि गॉड किंग के पास तो धर्मा फॉर्म की पावर मौजूद है, इसलिए तो यूशिन के अटैक को इतने आसानी के साथ काउंटर कर पाया था। तो यूशिन गॉड किंग से कहने लगा, ठीक है चलो देखते हैं अब किसका धर्मा फॉर्म ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और अब वो फटाफट से अपनी क्योस पावर को समन कर लेता है, जो कि एक बहुत बड़े बॉल में तब्दील होकर गॉड किंग ने बनाई हुई एनिहिलेशन डेथ डायनेस्टी के साथ मुकाबला करने लगी। तो इस क्योस बॉल को रोकने के लिए गॉड किंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, मगर फाइनली यूशिन के क्योस बॉल ने उसकी डेथ डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही इस क्लैश के चलते वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो चुका था। वहाँ पर रिलीज होने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी से यूशिन काफी पीछे पुश हो चुका था। इतना ही नहीं, गॉड किंग पर भी ये एनर्जी हावी होने लगी, जिसके चलते उसके फेस पर लगा हुआ मुखौटा भी ब्रेक हो गया। अब गॉड किंग को कमजोर होता हुआ देखकर यूशिन तुरंत ही उसके पास आ जाता है और उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम एग्जैक्टली हो कौन। मीनवाइल जिंगचिन भी उस फॉर्मेशन को ट्रेस करते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर यूशिन और गॉड किंग के दरमियान फाइट चल रही थी। जिंगचिन तो यूशिन को महफूज देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और फिर उतने में उसकी नजर पड़ी उस दूसरे बंदे पर, जो कि थोड़ा बहुत यूशिन जैसे ही नजर आ रहा था। वेल गॉड किंग का फेस देखते ही जिंगचेन को उस रोल्म की बातें याद आने लगती जहाँ पर वो 3 सालों तक ट्रैप था। वहाँ पर वो यूशिन के डेटी फॉर्म से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे पास्ट में वापस जाने दीजिए, अभी तक इस जंग में हमारी हार नहीं हुई, अगर हम पास्ट में जाकर इसे रोक पाए तो इस बैटल की नौबत ही नहीं आएगी। वेल यहाँ पर जिंगचेन को ये सब याद आते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, यानी कि उसे इस बंदे के बारे में थोड़ा कुछ पता था। साथ ही वो बंदा अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए यूशिन को काफी पीछे पुश कर देता है। उसकी एनर्जी उस पूरी जगह पर फैलने लगी थी, जिसके चलते जिंगचेन भी वहीं पर पटक गया। वो यूशिन से कहता है, मास्टर पता नहीं यहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। साथ ही साथ गॉड किंग ने कई सारे जबरदस्त अटैक इन दोनों की तरफ रिलीज कर दिए थे, जो देखते साथ ही यूशिन समझ गया कि ये तो उस बंदे की पावरफुल टेक्निक में से कोई एक है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।